प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। हमने पिछले वीडियो में यही पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। पढ़ने से पहले आपको इन सभी बातों पे ध्यान देना होगा कि आप हमेशा प्रॉपर जितने भी क्लास आप अटेंड करते हैं, क्लास वॉच करते हैं, तो सभी का नोट्स बनाते चलिए, फुल वॉच करिए। आप हर चीज़ को बारीकी से आप समझते चलेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उन सभी का नोट्स और जो भी उससे संबंधित प्रश्न हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, उन सभी का आपका प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ में मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना हो सके आप फुल वॉच करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाते चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इस चीज़ को समझने से पहले हम आपको एक बार और रिवाइज कराएंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन को आप समझेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपको हमेशा कन्फ्यूज रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन दिमाग में आएगा लेकिन कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप चलते हैं पहले इस प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आप जानते होंगे। एक कोई पालिशदार तल होगा, वो क्या होगा, पालिशदार तल होगा, और इस पर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी भी माध्यम से आती है, तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी मार्ग में नहीं, ध्यान से समझिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आप सपोज करिए ये क्या है, एक ग्लास है, क्या है, ग्लास है। एक ग्लास ये किसी एटमॉस्फेयर में रखा होगा, सपोज डेट मान लीजिए क्या है, वायु है, एयर में, क्या है, एयर में रखा गया है। तो एयर एक क्या है, माध्यम है, ये क्या है, एक माध्यम है, मीडियम। तो प्रकाश वायु के माध्यम में आ रही है, तो पालिशदार तल से टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो ये जो था, ये था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब इसको एक साइड में रखिए, अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, बस आपको यही चीज़ समझना है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, वायु है, वायु है, और ये क्या है, जल है। मान लीजिए क्या है, ये वायु के सभी क्या है, गैस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। एक ऐसा लिमिट आएगा या एक ऐसा बॉर्डर आएगा जहां से हमको क्या मिलेगा, पानी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे मिलेंगे, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे मिलेंगे कुछ दूरी के बाद से। अब आप ये जानते हैं जो गैस होता है, क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। और यहाँ पे जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं। मतलब कह सकते हैं ये जो वायु जो है इसको हम बोल सकते हैं विरल। क्या बोल सकते हैं, विरल। किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा वायु क्या है, विरल है। जल की अपेक्षा वायु क्या है, विरल है। तो यहाँ पे जो जल के मॉलिक्यूल्स के काफ़ी नज़दीक होंगे। तो हमको क्या समझना है, माध्यम,
क्या समझना है? माध्यम। यहाँ पे क्या था, एक माध्यम में आया, प्रकाश वापस लौट गया, तो हम समझ लिए वायु का माध्यम समझ लिए। हमको अब दो माध्यमों को लेकर चलना है, तो क्लियर कर देते हैं प्रकाश का पहले अपवर्तन। अगर कोई किरण आती है, यदि कोई किरण आती है या फिर किसी माध्यम से आती है, तो वह दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, यहाँ पर हमको ये नहीं समझना है कि प्रकाश का परावर्तन, हमको अपवर्तन समझना है। अगर आप समझ सकते हैं, आप एक माध्यम लाएंगे, समझ लीजिए ग्लास लेकर आते हैं, ग्लास को रखेंगे, अगर उस ग्लास को आप पॉलिश किए रहेंगे तो वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी, जो भी क्रिया होगा, वो प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन अगर वहाँ पे पॉलिशदार तल न रखकर किसी दूसरे माध्यम को रखा जाए, किसी दूसरे माध्यम को लेते हैं, तो प्रकाश इंटर करेगी अंदर, दूसरे माध्यम में इंटर करेगी, तो इंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगी, बस अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब किधर विचलित होगी और किधर नहीं विचलित होगी, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। बस शॉर्ट डिफिनीशन इसका ये है, यदि कोई किरण किसी दूसरे माध्यम से या फिर किसी माध्यम से आती है, तो दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो यह जो घटना होता है, ये जो प्रक्रिया है, यह प्रकाश का अपवर्तन है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अब ऐसे देख लीजिए, तिरछा हो जाएगी, कभी मान सकते हैं इधर चली गई। तो ये आपको एग्जाम्पल समझने के लिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कील ले लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए, ये ग्लास है, ग्लास में पानी डाल देते हैं, आप इसमें एक कील डाल दीजिए, या फिर कोई कील लेके उसका आधा हिस्सा क्या करिए, पानी में रख दीजिए और आधा हिस्सा ऊपर वायु में रख लीजिए। तो आप ऊपर से देखेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे ऊपर से, तो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि कील थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कील थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये जो घटना है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देगा। तो यही चीज़ है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो देख लेते हैं आगे, और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जो रात में तारे टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं, वो भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। या फिर आप कभी भी जल में देखिए, मछली है, कोई मछली आप पानी में देखेंगे ध्यान से, ये पानी है, पानी का टब है या फिर जार है, जार में मछली देखते होंगे, तो मछली जो वास्तविक जो उसका आकार होता है उसके अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। जो उसका वास्तविक आकार होता है उसकी अपेक्षा वो क्या दिखाई देती है? बड़ा दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए मछली है, ये आप यदि बाहर से देखेंगे तो ये मछली कैसी दिखाई देगी? काफ़ी बड़ा दिखाई देगी। लेकिन आप जब उसको बाहर निकाल के आप वास्तविक रूप से देखेंगे, दूसरे माध्यम में लेकर आएंगे, तो मछली वो क्या दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। तो ये जो घटना होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो इसी चीज़ को हमको समझना है और बहुत बारीकी से समझना है। आप क्लास को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। जितना आप शेयर करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपके माध्यम से इस क्लास को ले पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, वो भी नोट्स बनाएंगे, और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए उनके लिए भी क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो आप ध्यान से इसको समझिए, सभी चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। बस आपको लग रहा होगा कि क्लास बहुत धीमे चल रहा है, तो धीमे चलेगा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम। आप इसको जितना एक्सपेंड करके पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और आगे चल के आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, तो हमारा ये था एक माध्यम वायु का और एक माध्यम जल का। तो हमने समझ लिया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? डेफिनेशन लिखते चलिएगा, मैं बोलूँगा तो आप डेफिनेशन उसका लिखते चलिएगा। अपवर्तन का हमने डेफिनेशन बोला, आप रिवाइज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ क्या? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम हैं।
जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन में पढ़ा कि 2 नियम होते हैं, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम है। तो देखिए उन 2 नियमों को हम समझते हैं। एक बार और आपको समझा दिया जाएगा सघन और विरल। सघन विरल क्या होता है? तो देखिए ये कोई 2 माध्यमों के बीच का ये क्या है? बॉर्डर है, या फिर समझ सकते हैं सीमा है। सपोज डेट ये क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। और ये क्या है? जल है। ये जल का माध्यम है, ये वायु का माध्यम है। जब प्रकाश इंटर करेगी वायु के माध्यम में तो प्रवेश करेगी, ऐसे आएगी, तो जिस बिंदु पे मिलेगी या फिर जिस सीमा पे आकर मिलेगी जिस बिंदु पर, वहां पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब ठीक उसी तरह जिसने जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश आएगी। तो जो प्रकाश आती है हमने क्या बताया, वो कौन सी प्रकाश होती है? आपतित किरण होती है। क्या, कौन सा? आपतित किरण। आपतित किरण होती है। कौन सी किरण? आपतित किरण। बस जब प्रकाश, ये जो इसकी वास्तविक रेखा है, वास्तविक जो इसका मार्ग है यही है, लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो ये जो किरण मिलता है ये अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण। ये हमारा अपवर्तित किरण है। तो बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है? पहला जो नियम हमारा है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है, ये सभी क्या है? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? क्या है अब उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपतित किरण की जो ज्या होती है, जो साइन आई इसको बोल सकते हैं, जो आपतित किरण की, ये जो आपतित किरण है इसकी जो ज्या होती है, जिसको इसका साइन होता है, और जो अपवर्तित किरण होती है इसकी जो ज्या होती है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। देख लेते हैं समानुपाती कैसे होंगे। देखिए इसकी जो ज्या का मतलब साइन इसका लेंगे, साइन आई यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है क्या है? साइन आर्क। इस सिंबल का मतलब ये कि यदि हम साइन आई या फिर आपतित किरण का मान जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपवर्तित किरण का मान भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यदि हम अपवर्तित या आपतित किरण की जो ज्या बढ़ाएंगे तो अपवर्तित किरण की ज्या बढ़ेगी, कोण बढ़ेगा, या फिर इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान घटाएंगे तो इसका भी मान घटेगा। तो ये इनके बीच जो संबंध होता है, तो ये जो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब इनको देखिए कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे? साइन आई और साइन आर, ये n एक नियतांक ले लेंगे। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल लॉ। तो देखिए दूसरा नियम यही है, इसकी जो ज्या है
और ये जो अपवर्तित किरण की जो है एक दूसरे की क्या है, अनुपाती होते हैं। तो ये आप इस नियम को याद कर लीजिए, इस फार्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आगे देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट पे क्या चलेंगे, एक और प्रॉपर्टी उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी किरण को अपवर्तित करना हो तो ध्यान दीजिएगा क्या, अगर कोई किरण, यदि कोई किरण क्या हो, ये जो y दिखाई दे रहा है, y यहाँ पे क्या है, विरल है। क्या है, विरल है। यदि कोई किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है, यदि कोई किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है तो हमेशा अभिलंब की तरफ झुकेगी। क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी। जैसे इस फिगर में देखिए, जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो वायु है ये क्या है, विरल है। किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो यहाँ से किरण आई तो ये अभिलंब दिखाई दे रहा है, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे हम वैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझा रहे हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसका आप नोट बनाते चलिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, अगर कोई किरण क्या हो, सघन माध्यम से क्या करे, विरल माध्यम में जाए, क्या हो, अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा, अभिलंब की तरफ झुक रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। इस तरह से सपोज डेट मान लीजिए ये क्या है, अभिलंब है, ये किरण आया तो यहाँ से दूर हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा और नोट में इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक के बीच में संबंध जो है क्या होता है, देखिए निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माध्यम है, कोई मीडियम है, ये माध्यम एक है, ये क्या है, बॉर्डर है इसका, ये माध्यम क्या एक है, ये माध्यम दो है। जैसे आप इसका अगर देखें अपवर्तनांक क्या होगा, इसका जो अनुपात होगा साइन आई साइन आर। कह सकते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको साइन के रूप में या अनुपात के रूप में इसको कैसे हम नोटिफाइड करेंगे, देखिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। आप देखिए सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऐसे, पहले माध्यम, पहला माध्यम वो है का अपवर्तनांक, ये n जो है ये अपवर्तनांक को दिखाता है, तो ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिएगा, n जो है अपवर्तनांक या फिर रिफ्लेक्टिव को दिखाता है। पहला माध्यम
या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कहने का मतलब कि सापेक्ष क्या होता है और निरपेक्ष क्या होता है। सापेक्ष का मतलब ये हो गया कि अगर कोई दूसरा माध्यम है तभी हम उसके सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे ये माध्यम है, ये वाटर है, क्या है, वाटर है, एक ग्लास है। अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो इस माध्यम में आएगी, तो बोल सकते हैं ये जो माध्यम है, जो जल का माध्यम है, कह सकते हैं कि जो जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसको हम नोटिफाइड कैसे करेंगे, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं WN, एक कैपिटल N नहीं लिखेंगे, स्मॉल n होगा, काफ़ी बड़ा लिखेंगे इसको। तो WN क्या होगा, G। ये क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, ये दो माध्यम है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, इसको जो इरेज कर रहे हैं। देखिए बहुत ही बारीक चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, और ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। देखिए ये क्या है, वाटर है, वाटर का क्या है, ये माध्यम है, और ये ग्लास है, क्या है, ग्लास है, बोल सकते इसको कांच, कांच का माध्यम है। तो हमको इसका अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दो माध्यम है, तो हमको क्या समझना है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अगर किसी दूसरे माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है तो दूसरा, पहला माध्यम या दूसरा माध्यम होना जरूरी है, या फिर उसके सापेक्ष ही निकाल सकते हैं किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज हमने क्या लिखा है, WNG, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे उसको लिखेंगे, देखिए NWG लिख सकते हैं। इस तरह से इसका सिंबॉलिक लैंग्वेज होगा। कह सकते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस तरह से हम सापेक्ष इसी को बोलेंगे। देखिए निरपेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष का मतलब कि निर्वात ले सकते हैं। क्या होगा, निर्वात। निर्वात का मतलब कि कोई माध्यम, कोई किसी प्रकार का वहाँ फ्री स्पेस, क्या है, उसको फ्री स्पेस बोलते हैं। तो अगर कोई माध्यम हो, जैसे मान लीजिए ये आपका निर्यात है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, और यहाँ पे आ जाता है एयर, या फिर दूसरा कोई माध्यम है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Na, क्या लिख सकते हैं, Na। हम पहले माध्यम मतलब इसको नहीं लेते हैं, पहले माध्यम को नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम की वजह से हम इसको निरपेक्ष बोल सकते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, किसी के सापेक्ष नहीं, सिर्फ उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उसको Na से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, Na से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा सापेक्ष और निरपेक्ष हो गया। अब रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव, क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इनके बीच में हमको संबंध ज्ञात करना है। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में हमको संबंध ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अपवर्तनांक क्या होगा, N1 होगा,
माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 होगा। तो ये माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम सिर्फ एक ही माध्यम को लेंगे। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के वजह से, अगर वैक्यूम है तो वहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा और कोई दूसरा माध्यम होगा ही नहीं। तो इनके बीच जो हमको संबंध ज्ञात करना है, संबंध क्या है तो देख लेते हैं। इन दोनों के बीच संबंध ये है कि पहला और दूसरा, अगर कोई पहला माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक n12 लिख सकते हैं। इसको दो माध्यमों को लेंगे, उनका निरपेक्ष अपवर्तनांक को लेंगे तो इनका अनुपात क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको ऐसे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक बाई माध्यम 1, या माध्यम 1 लिख सकते हैं, फिर माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माध्यम n2 बाई n1। तो ये हमको संबंध मिल रहा है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक, या फिर लिख सकते हैं n2 बाई n1, या 1n2 इक्वल n2 बाई n1। तो ये हमारा किसके बीच संबंध है, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसका संबंध है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल क्या है, बस आपको ये जो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 1n2 इक्वल n2 बाई n1, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही है, इजी है। कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो देखिए बारी बारी से हम सबका अपवर्तनांक निकालेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे दिया हुआ है, निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया जल का अपवर्तनांक दे दिया है, ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। कांच का अपवर्तनांक दे दिया, ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। अब इनका हम सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब ये, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारा निरपेक्ष नहीं है, ये क्या है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। इस तरह से निकालेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो देखिए क्या करते हैं। वैल्यू दिया हुआ है, जो NW है, NW किसका है, हाँ जल का अपवर्तनांक 1.33 और Ng दिया हुआ है 1.5। ये सबका निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया है। जैसा कि हमने भी बताया, जो फार्मूला हमने डेरिवेट कराया वही आपका फार्मूले पे उसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो इनका हम सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। देखिए दो तरह से क्वेश्चन इसके बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा, जल के सापेक्ष क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, बस कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक।
जल का अपवर्तनांक। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जो जल है देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे n तो लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा W होगा, क्या होगा W, और यहाँ पे क्या होगा G होगा। देखिए फार्मूला हमको किसका, देखिए जिसका है पूछे, जिसका, देखिए सबसे ट्रिकी आइडिया बता रहे हैं कि जिसका पूछे, कांच का पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक, आप उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। नहीं याद होता, याद तो करेंगे उस समय याद रहेगा, लेकिन आप जब कुछ समय बाद इसको देखेंगे तो फार्मूला एकदम बिल्कुल भूल जाएंगे कैसे इसको लगाएंगे। तो ट्रिकी आइडिया क्या है ये, जो जिसका पूछे उसको हम ऊपर रखेंगे, जिसका पूछे उसको हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कांच का पूछ रहा है तो कांच का हम क्या करेंगे, Ng, इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है हम इसको ऊपर रखेंगे। Ng नीचे क्या होगा, बाकी जो होगा आप समझ गए होंगे, Nw। अब जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पुट करेंगे तो n जो G दिया हुआ है इसका वैल्यू 1.5 है, क्या है 1.5 है, और 1.33 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.13, क्या होगा लगभग आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इससे बना। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। क्या सॉल्व किए, हमने क्या निकाला, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ था, हमने सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला। अब देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब यहाँ जल का पूछ रहा है तो आप समझ गए होंगे क्या करेंगे, जब जल का पूछे तो आप उसको ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे वही है W, तो यहाँ पे जैसे पूछ रहा है तो उसको अलग चेंज कर देंगे। कांच के सापेक्ष है तो कांच को आगे रखेंगे NW। तो यहाँ पे जल का पूछ रहा है तो NW बाई यहाँ पर क्या होगा Ng। अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करेंगे तो 1.33 बाई 1.5, यहाँ पे 0.89 लगभग आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपका पहला एग्जाम्पल है, हमको लगता होगा कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हमने जो फार्मूला बताया उस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको PDF में दे दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आसानी से आप घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, तो हम जो भी क्वेश्चन फंसेंगे उसका हम सलूशन आपके पास भेजेंगे। तो देखिए आगे